नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात करेंगे भारत और बलूचिस्तान की। वो बलूचिस्तान जो लगातार अब भारत से उम्मीद भरी नजरों की तरफ एक तरह से देखता है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ये बेहद अहम मसला है जिसने उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। भारत के अंदरूनी मामलों पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान, उससे हर जंग में मार खाने वाला पाकिस्तान, अपने घरेलू विवादों को सुलझाने में नाकाम पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। क्यों हम ऐसा कहते हैं, उसकी बड़ी वजह है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकी साजिश रचे जाने पर नाराजगी जताई। पत्र में कहा गया कि बलूचिस्तान में पिछले 69 सालों से पाकिस्तान की ओर से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पत्र में कहा गया कि पाकिस्तान लगातार बलूच लोगों पर अत्याचार कर रहा है। पत्र में पाकिस्तान को नासूर बताते हुए स्थायी इलाज करने को भी कहा गया और पत्र में चीन और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ते दखल को खतरनाक बताया है। साथ ही बाकायदा चेतावनी दी गई कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा को और मजबूत नहीं किया गया तो चीन यहां जल्द ही अपनी सेना तैनात कर सकती है और बलूचिस्तान में चीन की सेना की मौजूदगी बलूचिस्तान के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। और ऐसा हम नहीं बल्कि बलूचिस्तान की आवाम कहती है। बलूचिस्तान की तरफ से लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे, ये कहा जाए बाशिंदे कहते हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए ये नया साल 2026 कई चुनौतियां लेकर आया है। पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर और शाहबाज सरकार को घरेलू और बाहरी दोनों ही मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे अहम बात आप ये भी समझिए कि अभी हाल ही में आसिम मुनीर पहुंचे थे बलूचिस्तान और वहां की सरजमी से पाकिस्तान की आर्मी को ये कहा जाए कि उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से उनके शब्द थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो हताश हो चुकी पाकिस्तान की आर्मी का एक तरह से हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो पाकिस्तान की आर्मी जिसे बलूचिस्तान में वहां की जनता की नाराजगी का सामना बार बार करना पड़ता है। अब ऐसे में आपको आइए मैं बताती हूं कि वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिसका सामना कहीं ना कहीं आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के 40% से ज्यादा हिस्से में बलूचिस्तान फैला हुआ है। इसका ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपैक के लिए बेहद अहम केंद्र है। यहाँ पर पाकिस्तान की कुल खनिज संपदा का 80% भंडार है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडार भी यहाँ पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। यहाँ पर मौजूद बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA लगातार पाक सेना पर हमले करती है और हमले करने का उद्देश्य दरअसल पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सेना की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर निर्ममता और यहाँ पे लोगों को कुचला जाता रहा है, अब उसके खिलाफ नाराजगी है। पाकिस्तान के लिए जो दूसरी मुश्किल है वो है खैबर पख्तूनख्वा। ये इलाका दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा है अफगानिस्तान से कनेक्टेड और यहाँ भी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपैक का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से पाकिस्तान के कुल खनिज का 20% उत्पादन होता है और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाकिस्तान से नाराज हैं। यहाँ की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच में अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। पाक सेना पर यहाँ के लोगों पर अत्याचार के आरोप लगते रहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते काफी तनावपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तालिबान पर TTP को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान के आरोपों को नकारता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर यानी कि डुरून लाइन को भी नहीं मानता। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर अक्सर बड़े हथियारों से हमले भी करती रहती है। चौथी बड़ी बात, रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद इमरान खान के परिवार और उनके समर्थक पाकिस्तान सरकार और खास करके आसिम मुनीर के खिलाफ नाराजगी जताते हैं। ये लोग इमरान खान को अवैध रूप से सजा दिए जाने का आरोप लगा रखे हैं। तो ये कुछ ऐसी 4 बड़ी चुनौतियां हैं, 4 से 5 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी करते हुए नजर आती हैं। और इन मुश्किलों के अलावा पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता रहता है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का माकूल जवाब भी लगातार भारत की तरफ से दिया जाता है।
अब भारतीय सेना कभी सर्जिकल स्ट्राइक करके, कभी एयर स्ट्राइक करके, कभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाता है। अब एक बार फिर अमेरिका की एक रिपोर्ट आई जिसने 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच संग्राम की आशंका जताई और उसकी वजह भी इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की आतंकी साजिशें ही बताई गई। लेकिन इन सबसे इतर आज जो बड़ी चुनौती है वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान है और वो बड़ी चुनौती पाकिस्तान के हुक्मरान, यहाँ की सेना के खिलाफ ही नजर आती है। उसकी वजह यह है लगातार आवाज उठ रही है बलूचिस्तान से, यहाँ की सेना के खिलाफ, यहाँ की आवाम की आवाज बुलंद होती है और इसीलिए बार बार यही बात कही जा रही है। जिस तरह से मीर यार बलोच की तरफ से एक ओपन लेटर भारत के लिए लिखा गया और उसमें यह कहा गया कि वो वहां बलूचिस्तान के 70 से 80% लोग भारत के साथ में आना चाहते हैं। तो सवाल यही, क्या पाकिस्तान अब खंड खंड होने की कगार पर है और उसका ये हिस्सा उसकी नीतियों की वजह से जाने वाला है? इसके साथ ही कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्या बलोच लोग पाक सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतर सकते हैं? क्या पाक सरकार और सेना पर बलूचिस्तान को भरोसा अब नहीं रहा है? क्या पाक सरकार की नीतियों की वजह से ही दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये वो सवाल है जिनको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है। भूराजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मालिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं हुसैन जावेद जी भी। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकिन इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक तरह से करना चाह रही हूँ संजीव मालिक जी आप ही के साथ में, क्योंकि हम बलूचिस्तान को लेकर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान की तरफ से मीर यार बलोच का ये ओपन लेटर पाकिस्तान की आवाम के लिए या पाकिस्तान की सरकार के लिए तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक बड़ा संदेश उनके इस ओपन लेटर में है भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। जी नन्ना जी नमस्कार और मेरे सभी को पैनलिस्ट को मेरे नमस्कार। नन्ना जी, बलूचिस्तान का जो इशू चल रहा है, ये इशू ऐसे जैसे जैसे कोशिश पाकिस्तान की हो रही है इसको एक कंट्रोल में करने की, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान उतना ही फिसलता जा रहा है। और इसको कहने के पीछे मेरा कारण ये है कि इसके पीछे जो रीजन्स हैं वो रीजन उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। देखिए, बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान का बहुत एक अहम आज की डेट में एक प्रोविंस है जो कि 1944 में एक्चुअली पहला मौका था जब इसको इंडिपेंडेंट रखने की कवायद की गई थी, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। 47 में जब पार्टीशन हुआ, 47 के बाद भी कलात के राजा ने इसको मार्च 48 तक इंडिपेंडेंट रखा था। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का वहां पे डिवीजन हुआ और उन्होंने उसको एक्सेशन अपने इसमें मिला लिया और वहां के कलात के राजा ने साइन भी किए एक्सेशन पे। उसके बाद से ये जो स्टेट है ये बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड रहा है। ये देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान को अरेबियन सी सी कोस्ट लाइन से, और ये देखिएगा पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साउथ में होके बहुत ज्यादा इसको जियो पॉलिटिकल इसकी महत्व देता है। कारण इसी कारण से, इसी ग्वादर के और पूरे एरिया की इंपॉर्टेंस होते हुए चाइना ने सी पैक को यहां से प्लान किया। चाइना ने ऊपर से केपी के होते हुए जो प्लान किया है पूरा, चाइना का मकसद यही था कि मैं, अगर मेरे को इंडियन ओशन से जो सी रूट्स है उसकी दिक्कत होती है तो ये रूट उनको बहुत काम आएगा और पूरा पूरा उनका व्यवहार, उनका व्यापार सॉरी, यहां से चैनलाइज किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि इसके जो खनिज पदार्थ है वहां के, जो देखिए बहुत रिच है ये, वहां के पेट्रोलियम गैस में, ऑयल में, कॉपर में, जिंक में, यानी वहां के तकरीबन 70 to 75% जितने नेचुरल रिसोर्सेज है वो इस प्रोविंस के अंदर मौजूद है। इन सब की अनदेखी करते हुए वहां के लोगों को एलिमिनेट किया गया, शुरू से किया गया, क्योंकि किसी भी, जो पाकिस्तान में सरकारें बदलती रही, तानाशाह भी आते रहे बीच बीच में, इनकी सो कॉल्ड यो क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेटिक जिसको ये कहते हैं, बट डेमोक्रेसी नहीं है वो, बेसिकली आर्मी के हाथों में रखने वाली वहां की गवर्नमेंट रही है। इन्होंने वहां पे किया और इस स्टेट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया। आज की डेट में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आज की डेट के अंदर वहां के लोग अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं पाकिस्तान सिस्टम के अंदर। आर्मी के अंदर देखिए कितने बलोच हैं, या वहां की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर देखिए कितने बलोच हैं। इसके अंदर कंप्लीटली कोलैप्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम। आज वहां पे इन्हीं के, पाकिस्तान के अखबार है, बड़े मशहूर है, डॉन। डॉन के मुताबिक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी कुछ पिछले दिनों की, 71% की पॉवर्टी है वहां पे। जी सर, जी जो
जो प्रदेश किसी भी देश का इतना महत्वपूर्ण अंग है, वहां पे ऑलमोस्ट 70 to 75% मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट करता है, वहां पे 70% के आसपास पॉवर्टी लाइन होना अपने आप में दिखाता है कि लोगों में संतोष क्यों नहीं पैदा होगा। बिजली की स्थिति देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स देखिए, वहां के अंदर स्कूल्स, वहां के अंदर रोड्स, और रोड्स अगर होने से नहीं होता है, रोड्स एक तरह से किसी भी देश या प्रदेश की डेवलपमेंट की एक तरह से पैर होते हैं। रोड्स ही बनाते हैं कि आपका कितनी तेजी से मूवमेंट वहां पे डेवलपमेंट का आएगा। इन सब चीज को देखते हुए वहां के लोगों में भारी नाराजगी यही रही है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से। जी और जी सर। 70, जी मैम मैं और खत्म कर रहा सर हूं। जी जी सर। 70s के दशक से 70s के दशक में एक्चुअली बलोच लिबरेशन का उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। बीच बीच में पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मिलिट्री उनको दबाती रही, और आज जब भी लोग बोलता है, क्योंकि उनको उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया है और उनको लगता नहीं है कि पाकिस्तान कंट्री के अंदर उनका ये रिप्रेजेंटेशन आ पाएगा। ठीक है सर। और ये अपने आप में इसीलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हम ये पिछले काफी लंबे वक्त से देख रहे हैं मीर यार बलोच का ये जो एक ओपन लेटर है, इस ओपन लेटर में बहुत ढेर सारी बातें हैं। और सिर्फ अगर मैं इस ओपन लेटर को मीर यार बलोच से ही नहीं, पूरे बलूचिस्तान की आवाम के तौर पर देखूं, जो पाकिस्तान के 44% से ज्यादा हिस्से को बलूचिस्तान कवर करता है, लेकिन कहा यह जाता है, यही सवाल मैं लेकर जाना चाह रही हूँ एक बार, मेरे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार है सज्जाद बुखारी। सज्जाद, कहा जाता है कि बलूचिस्तान बड़ा समृद्ध, खनिजों से बड़ा समृद्ध, हर रूप में बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि मजबूत हिस्से में से एक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उसका फायदा वहाँ के आवाम को नहीं मिल पाता, पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में मिल जाता है, और यही आरोप लगातार यहाँ की आवाम लगाती है। तो क्या ये कहा जाए मीर यार बलोच या लगातार यहाँ से विद्रोह की जो आवाज उठती है वो उसी नाराजगी का ही एक नतीजा है, और जिसे एड्रेस करने में एक तरह से नाकाम, अभी फिलहाल स्थिति को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सरकार नाकाम नजर आती है? बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ नैना जी तमाम पैनलिस्ट को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने जो सवाल मुझसे किया तो संजीव मलिक जी और यूके देवनाथ जी जैसे लोग भी आपके इस पैनल में मौजूद हैं, जो बड़े मंझे हुए और स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ सारे आते हैं। तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं थोड़ी इसकी वजाहत देता चलूँ। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान की जोग्राफियाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंपॉर्टेंस का मुझे जो है सारा इल्म है। एक तो संजीव मलिक जी, आपने 1948 में कहा कि जी वहाँ पे पाकिस्तान की फौज आ गई थी, तो आप अपनी मालूमात को थोड़ा दुरुस्त कर लें। अगर तो आपको मेरी किसी रेजिमेंट का नाम आता है या आपको किसी मेरे जो है बटालियन का नाम आता है तो 1948 में बता दीजिएगा। वो तो पाकिस्तान का क़याम तब अमल में आया था और 1948, और ये थी जी 27 मार्च, जब उस वक्त के खान ऑफ कलात मीर अहमद, प्रिंस मीर अहमद यार खान ने इल्हाक किया था। और उसी से पहले जाम मोहम्मद गुलाम कादिर, जो जाम ऑफ बेला जो है उसको रिप्रेजेंट करते थे, उस वक्त वो 3 स्टेट्स वो भी थी। तो ये 4 की 4 स्टेट्स ने बलूचिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ये तो पहले मैं आपको वजाहत देता चलूं। दूसरी बात है, आपने एक शख्स का यहाँ पे जिक्र किया, मीर यार बलोच। उसका ताल्लुक सारावान से है, झालावान से है, या माजी के चीफ कमिश्नर सूबे से है। कौन है ये शख्स जिसके बारे में आप मुझे बता रही हैं? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा। अगर तो हम बेला की बात करें तो जाम ऑफ बेला जो है उसको इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाम कमाल खान, जो कि इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं। जाम गुलाम कादिर के, जाम यूसुफ के साहबजादे हैं और जाम गुलाम कादिर के पोते हैं। फिर आप आ जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो वहां पर आपको मुलाकात आपकी होगी खान ऑफ कलात के हवाले से। जो इस वक्त वहां पे खान ऑफ कलात हैं मीर सलमान दाऊद, तो ना इस शख्स का ताल्लुक उनसे है। फिर आप आ जाते हैं तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, सरदार अख्तर मैंगल हैं, तो ना ही सरदार अख्तर मैंगल के कबीले से कोई बंदा जो है उठ के खड़ा हुआ है। फिर उससे आगे आप आ जाए तो सारावान, झालावान आता है। झालावान में जो है वो जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी माजी में रह चुके हैं, सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब, उनके खानदान से भी ये शख्स का ताल्लुक नहीं है। फिर उससे आप आगे आ जाएं तो फिर आपके पास आ जाता है सारावान, नवाब असलम रेसानी या उसका कोई खानदान या कोई शख्स उसमें मौजूद नहीं है। बुगटी ट्राइब में आ जाएं तो ना ही उसमें आगे मरी ट्राइब आ जाता है, मरी ट्राइब में चंगेज उनको लीड कर रहा है। ये इस तरह के लोगों को आप हाईलाइट करके क्या साबित करना चाहते हैं? पहले तो आप कहते हैं कि जी इनके पास क्रिटिकल मिनरल्स ही नहीं है, और अब आप 70 to 75% मिनरल्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं बलूचिस्तान में। पहले तो आप कह रहे थे इनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं,
फिर आप इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मान सा भी रहे दुरुस्त हैं। करना चाह रही हूँ और मैं इस बात को ये इसीलिए सवाल करना चाह रही हूँ। आप तो जानते हैं ना कि वहाँ पे इतनी समृद्धता है, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट भी नजर आता है। मैं कुल मिलाकर ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब बलूचिस्तान की तरफ से इस तरह से आवाज बुलंद हुई हो। क्या बलोच लोगों पर पाक सरकार ने ध्यान नहीं दिया और पाक सरकार के खिलाफ अब लोगों का विद्रोह जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नैना, मैं आपको उसी जवाब की तरफ आ रहा हूं। अब आ जाते हैं कि आपने रिसोर्सेज की बात की और चाइना की बात। चाइना खुद जो है अपना जो उसका वेस्टर्न साइड है उसको एक अलाइनमेंट के तौर पर उन्होंने हमारे फ्लैगशिप मंसूबे का हिस्सा बनाया, यानी एक फ्लैगशिप मंसूबा गवादर डीप सी पोर्ट, जो कि 10 से ज्यादा उस पर बर्थ बनने जा रहे हैं और एक डीप सी पोर्ट है, आप भी उसको जानते हैं। और फिर ये जो स्टेट ऑफ हुर्मस की जो है संजीव मलिक साहब ने जिक्र भी किया, तो उसका जो नेचुरल रूट बनता है वो यही हमारी वेस्टर्न अलाइनमेंट है। और ये वहीं के बलूचिस्तान के जो इस वक्त लैंडलॉर्ड्स हैं, बलूचिस्तान के ट्राइबल चीफ्स हैं, ये उन्हीं की डिमांड थी कि इसको मगरबी रूट के जरिए गुजारा जाए और उस मगरबी रूट पर बड़ी तेजी से काम भी हो रहा है। अब मसला ये है कि ये जो आपने इंसर्जेंसी का जिक्र किया है, तो ये खैर बख्श मरी साहब थे उस वक्त जो कि अफगानिस्तान चले गए थे। माजी में ये तमाम अशखास जो थे वो कैबिनेट का हिस्सा भी बने रहे, इक्तदार का हिस्सा भी बने रहे। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस शख्स के मीर यार बलोच की आपके जयशंकर को लिखे हुए खत से ये बात साबित हो रही है, जैसे आपके नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर खड़े होकर बलूचिस्तान का दावा किया था और बाद में लाल किला पर खालिस्तान का झंडा जो है खालसा वालों ने लहरा दिया था, तो वो मैं आपकी यादें भी ताजा कर दूं। तो बलूचिस्तान को आप उस इंसर्जेंसी को फाइनेंस करते हैं, आप उस इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं, और वो बीएलए जो कि इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है उसको आप फाइनेंस करके उनको फ्रीडम फाइटर्स यहां पर करार दें। का नाम इस रूप में लिया क्यों नहीं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ सज्जाद बुखारी, कई इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जाता है पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन उनकी तरफ से ही रिपोर्ट के आंकड़े हैं कि बलूचिस्तान में 40,000 से ज्यादा लोग गायब हैं और कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं। ठीक है, हुसैन जावेद शायद इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, आपका जिस तरह से आप यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं ये सवाल अच्छा मैं आप ही की तरफ लेकर आती हूँ। और उसमें कई इस तरह के तमाम अलग अलग पॉइंट्स का जिक्र किया गया और सिर्फ ये एक रिपोर्ट नहीं, कई बार ऐसे तमाम बड़े विद्रोह की तस्वीर नजर आती है। क्या उसमें भारत की भूमिका है? पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान की आवाम को क्या दिया गया? वहां की नीतियों का विरोध किया जाता है, वहां पर 20 से 22 घंटे बिजली नहीं रहती, ये लोग चीख चीख कर कहते हैं। वहां पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए लोग लगातार दो चार हो रहे होते हैं। तो वो भारत की नीतियों का नतीजा है क्या हुसैन जावेद, या वो पाकिस्तान की नीतियों का नतीजा है जो बलूचिस्तान में बिजली नहीं पहुंच रही, बलूचिस्तान में जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुंच रही, बलूचिस्तान में जिस तरह से लोगों की गायब होने की तमाम ऐसे केसेस सामने आते हैं, किल एंड डंप के केसेस सामने आते हैं, जगह जगह लाशें पड़ी मिलती हैं, ऐसी पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का हवाला मैं दे रही हूं, उसमें हिंदुस्तान की भूमिका है क्या? हुसैन जावेद। अच्छा मैम, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी जी मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, मैं बुखारी साहब की जो बात है उसको लेके आगे चलूंगा। उन्होंने खुद ही बता दिया उनका ताल्लुक वहां से, उनसे बेहतर उस जमीन को कौन जानता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कहाँ पे खड़ा है, वो बहुत बेहतर जानते हैं, बिकॉज सन ऑफ द सॉइल है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, क्योंकि इलाका इतना बड़ा है तो हर जगह पे कई दफा हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उनको वहां के वाम को सही तरह से फैसिलिटेट करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक बिछड़ा हुआ इलाका है। वो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है सरदारों को भी, ताकि वो अवाम तक ट्रांसफर हो, और अब वहां पर सरदारी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर भी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, ये सारा मसला शुरू हुआ जब यहाँ से ऐलान हुआ कि यहाँ से सी पैक का रूट जाएगा, और ऑब्वियसली सी पैक चाइना के लिए बहुत अहम है, हमारे लिए बहुत अहम है, और वहीं से कई हमारे ऐसे हमसाए हैं जिनको ये चीज पसंद नहीं आई, और उन्होंने कहा क्यों ना इस चीज को एक आलमी आतंकवाद का गढ़ बना दिया जाए, और वही कुछ हम यहाँ पे इस तरह देख भी रहे। तो सच्चाई तो ये है। और आपने इंट्रो में बताया, आपने मीर यार की बात की, तो मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि ये साहब पहले हैं कौन? क्या इस वक्त ये बलूचिस्तान की जो पाक धरती है जो हमारी अपनी है, ये वहां पर पाए जाते हैं?
इनमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां आके ये इस तरह बात करें जिस जमीन के अपने आप को बेटा कहते हैं। तो क्या ये शख्स, क्या इसके खत की भी कोई अहमियत नहीं है? बल्कि आज सुबह तो मैं इसका ये बयान इंडियन मीडिया के ऊपर सुन रहा था कि ये धमकी दे रहा था कि अच्छा हम इस तरह 5 लाख अपनी फौज जो है उस तरह खड़ी कर लेंगे और इस सूबे पे कब्जा कर लेंगे। तो भाई आपका तो वजूद ही अच्छा नहीं यहाँ अच्छा पे। अगर ये आप सब तो है, अवाम अच्छा की ये नुमा- अगर है हुसैन जावेद, मुझे एक बात बताइए, कुछ समय पहले 2025 में ही एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था और जिसको देखकर कोई खुश नहीं हो सकता, वो बड़ा शर्मनाक था, क्योंकि किसी भी देश की आर्मी का एक मान सम्मान होता है, लेकिन वहां की जनता ने जो किया वो अपने गुस्से स्वरूप उनकी वर्दी उतरवाकर वो प्रदर्शनी लगाई थी, उनकी टोपी, उनकी पूरी यूनिफॉर्म की तस्वीर थी, वो वाकई में बहुत हैरान और परेशान करने वाली थी। मैं बोलती हूँ किसी भी देश के लिए, किसी भी आर्मी के लिए ये अच्छी तस्वीरें नहीं होती। तो ये प्रदर्शन एक तरह से नाराजगी स्वरूप ही था, यूके देवनाथ जी, जो बात यहाँ पर हुसैन जावेद कह रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके में कंट्रोल रखने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आए दिन वहाँ बम के धमाके होते रहते हैं। ये धमाके या आईईडी ब्लास्ट जो हैं कई बार बलूच लिबरेशन फोर्स कर रही है। अभी बीएलए ने या किसी फोर्स ने कल भी वहाँ एक बम का धमाका किया जिसमें कि एक अवाम की मौत हो गई। चाइनीज सिटीजन जो सीपेक में काम कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स, वर्कर्स, उन पर भी लगातार हमले होते रहे हैं।